हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो है थेल्स प्रमेय है और इस सेशन में हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का क्या महत्व है और ये क्यों आपको निश्चित रूप से इसको कंप्लीट करके जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, ये हम जानेंगे। तो देखिए, थेल्स प्रमेय जो है अभी तक जितने भी मैट्रिक एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें आप देखिएगा तो थेल्स प्रमेय या इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको ये थेल्स प्रमेय ज़रूर करके जाना चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो उसको आप आसानी से कर पाएँ। तो थेल्स प्रमेय क्या है और इसके कथन क्या है और इसको हम कैसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, थेल्स प्रमेय का एक अन्य नाम है और ये नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं और वह नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या है। ये जो है यहाँ पे ये कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पे फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, यहाँ पे हमारी एक सुझाव होगी आप सबको कि अगर आपको थेल्स प्रमेय जब कर रहे हैं तो आपको इसका कथन एकदम मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में क्या होता है कि ये कथन ही पूछ देता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें और ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अन्यथा अगर पूरा प्रमेय अगर सिद्ध करने के लिए कहे तो हो सकता है कि आपको ये 5 नंबर की श्रेणी में रखे, या अगर 5 नंबर की श्रेणी में 2 क्वेश्चन दिए हो तो उसमें आपको 2.5 नंबर या 3 नंबर का दे सकता है। तो ऐसे में आप इसको करके जाएं। तो थेल्स प्रमेय का कथन हम लोग पढ़ लिए। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि किस त्रिभुज में, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है। तो कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे BC जो है, BC के समांतर एक रेखा हो जाएगी यहाँ पे D, एक भुजा के समांतर। यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ पे पूरा बना हुआ है, मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर ये क्या है, D है। तो यहाँ पे कहा गया कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, ये अन्य दो भुजाएं क्या है, AB और AC है। तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी कि D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है ना, जो तीसरी भुजा के समांतर है, ये अन्य दो भुजाएं यानी कि AB और AC को एक ही अनुपात में बांट देती है। एक ही अनुपात में बांटने का मतलब कि AD का और DB का रेशियो जो है, AD बटा DB जो है, यानी कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AE और EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इसको सिद्ध करने जाएं तो आप लिखें कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC में D जो है किसके समांतर है, BC के समांतर है। और अधिक लिखना चाहे तो आप लिखेंगे जहाँ D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सो यहाँ पे सारी बातें मैं जो आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर किसके है, AE बटा EC के। यहाँ पे यानी कि AD बटा DB का रेशियो, AE बटा EC का रेशियो, यानी कि AD बटा DB का अनुपात और AE बटा EC का अनुपात ये क्या है, बराबर है, ऐसा आपको दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसमें कुछ रचनाएं करनी होंगी, बनावट दिखानी होगी। तो यहाँ पे बनावट के रूप में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे फिगर में कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिंदु E से EN लंब खींचना होगा किस पे, AB पर। फिर उसी तरह बिंदु D से DM लंब खींचना होगा किस पे, AC पर। तो यहाँ पे हमने लंब का कार्य कर लिया, लंब यहाँ पे ले लिया। अगला स्टेप हमारा होगा कि आपको B को E से मिलाना होगा और C को D से मिलाएंगे। तो आप बनावट समझ गए कि E से लंब खींचना है EN और D से लंब खींचना है EM, क्रमशः AB और AC पर। फिर क्या करेंगे, BE को और CD को मिला देंगे। जब इतना करेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रमाण में क्या करेंगे, यहाँ से प्रमाण शुरू हो रहा है। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, चाहे 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये ADE जो है, यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ADE कुछ ऐसा होगा आपको, ADE और यहाँ पे क्या है, B है। तो इसको मिला देते हैं और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे E से लंब क्या खींचा गया है, EN लंब खींचा गया है।
तो त्रिभुज ए डी ई में आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल करेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल जो है ई से लंब खींचा गया है ए डी पर, तो यहाँ पे इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा 1/2 आधार, आधार क्या होगा ए डी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और शीर्षलंब क्या होगा ई एन, ये हो गया। तो हमने ये दिखा दिया कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो गया। अभी क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट ये जो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे है, यानी कि बी डी ई का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। किसका क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल समझने से पहले हम ये जानते हैं कि मान लीजिए अगर इस तरह कोई त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, तो अगर हमको इस सिर से इस त्रिभुज पे लंब डालना हो तो वो लंब कहाँ जाएगी, त्रिभुज से बाहर, यानी कि इसके बढ़ाए हुए भाग पे जाएगी। तो ये लंब इससे बाहर जाएगी, फिर भी हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पी क्यू आर है, तो और यहाँ पे लंब जो है एम है, पी एम है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 होगा, आधार कितना होगा, क्यू आर होगा, आधार क्या होगा, क्यू आर होगा, और शीर्षलंब क्या होगा, पी एम होगा। अब ये शीर्षलंब भले त्रिभुज से बाहर है, लेकिन शीर्षलंब क्या होगा, यही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, यानी कि ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज बी डी ई का जब क्षेत्रफल आप ज्ञात करने जाएंगे, बी डी ई का, ये आप यहाँ पे देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल जब ज्ञात करने जाएंगे तो इसका आधार क्या होगा, चूँकि इसके बढ़े हुए भाग पे यहाँ पे लंब खींचा गया है ई एन, ई एन जो है इसके बढ़े हुए भाग पे लंब खींचा गया है, इसलिए इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, बी डी होगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है, और शीर्षलंब क्या होगा, ई एन ही होगा। मैं इसे फिर से दूसरे फिगर में आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो बी डी ई जो है इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करने जाएंगे तो इसका आधार क्या होगा, बी डी होगा, और शीर्षलंब क्या होगा, देखिए ई से ई एन लंब किस पे खींचा गया है, ए सी पे, ए बी पे खींचा गया, ए बी पे, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, यही इसकी ऊंचाई होगी या शीर्षलंब होगी। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और क्या मिल गया, बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर क्या मिला, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में आपस में भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब एक ए डी ई को इस भाग करेंगे ए डी बी डी ई से, तो यहाँ पे बटा में जब होगा तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ई एन से ई एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, अर्थात ए डी ई का क्षेत्रफल और बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ए डी, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, डी बी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है। जब भाग किए तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल इस रूप में आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात इस रूप में आ गया। अब देखिए अभी हमने क्या करा कि ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करा और बी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये फिगर देखिए, ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अभी हमारी क्रिया जो होगी इस फिगर में होगी, यानी कि ये ए है और ये क्या है, डी है, और ये क्या है, यहाँ पे देखिए ए डी ई, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे डी से डी एम लंब खींचा गया, तो डी एम लंब यहाँ पे दिखा देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। लेकिन पहले लंब क्या था, ई एन था, अभी लंब क्या हो जाएगा, डी एम, डी एम हो जाएगा। पहले लंब ई एन था, अब क्या हो जाएगा, दूसरे साइड से जो लंब की जगह ये क्या हो जाएगा, डी एम लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, ए डी ई का क्षेत्रफल जो है 1/2, और इसमें आधार क्या होगा, ए ई होगा, और शीर्षलंब क्या हो गया, डी एम हो गया, क्योंकि यहाँ से लंब इस आधार पे लंब यही डला गया। तो इस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए ई इंटू डी एम हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चाहे सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इस त्रिभुज को आप जिस नाम से पुकारें, तो यहाँ पे सी डी ई नाम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए सी डी ई का जो इसी भाग है, इसी के बढ़े हुए भाग पे ये लंब है, ये वाला लंब है, तो यहाँ पे आधार क्या हो गया, इसी, और शीर्षलंब क्या हो गया, डी एम ही होगा, शीर्षलंब क्या होगा, डी एम ही होगा। अब आप ये समझ गए कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का रेशियो अलग अलग, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमने अलग अलग ज्ञात करा यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, अर्थात
4 में भाग करना है 5 से। तो जब भाग करेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा ऊपर, नीचे क्या होगा CDE का क्षेत्रफल। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे रहा और इसके बाद से ये चीज़ इसके नीचे आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ बटा में कटेगा, फिर DM और नीचे भी DM है तो DM कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा AE/EC, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो गया, AE/EC हो गया। देखिए अगर इतना आप जब समझ गए तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप गौर से देखेंगे तो ये समीकरण 6 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD/DB और क्या सिद्ध करना है, AE/EC। तो आप देखेंगे समीकरण 3 में AD/BD आ गया है और समीकरण 6 में क्या है, AE/EC आ गया है। लेकिन हमें तो ये दोनों को बराबर दिखाना है और ये बराबर कब होंगे, ये दोनों दाएं पक्ष में है तो दायां पक्ष तभी बराबर होगा जब ये इन दोनों समीकरणों का बायां पक्ष ये जो है ये दोनों आपस में बराबर हो। तो हमें अब इसको अगर बराबर दिखा लेते हैं तो ये जो है AD/DB और AE/EC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम दिखाने के प्रयास में आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि समीकरण 3 में देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और समीकरण 6 में भी ऊपर जो क्षेत्रफल क्या है, ADE का क्षेत्रफल है। अर्थात दोनों ही समीकरण 3 और 6 में बायां पक्ष का जो अंश है दोनों का समान है, केवल हर जो है ये क्या है, असमान है। अब हम हर को अगर समान कर दें दोनों में, जो यहाँ पे BDE का क्षेत्रफल CDE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, इसलिए दायां पक्ष ये जो है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारा जो प्रमेय है सिद्ध करने वाला वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक ही आधार यहाँ पे मान लीजिए आधार क्या है, D है और ये BC, D जो है BC के समांतर है, आपको पता है। तो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे BDE का जो क्षेत्रफल है CDE के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। हम ये जानते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो जो ये BDE है और यहाँ पे क्या है, CDE जो है, यानी कि BDE और CDE एक ही आधार DE और समान समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जब इनके क्षेत्रफल समान हो गए तो आप देखिए यहाँ BDE का क्षेत्रफल और यहाँ पे क्या है, CDE का क्षेत्रफल, अंश वाला दोनों बराबर ही है, त्रिभुज ADE है, यहाँ भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। तो नीचे अभी हमने क्या दिखा दिया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अर्थात समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 6 का बायां पक्ष आपस में बराबर हो गए, इसलिए समीकरण 3 का दायां पक्ष और समीकरण 6 का दायां पक्ष यानी कि यहाँ पे AD/BD और AE/EC क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देख लें, अगर आप स्थिर मन से इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये प्रमेय समझ में आएगा और आपको ज़रूर इससे एग्जाम में लाभ होने वाला है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन, ये प्रमेय आपको अगर समझ में आया तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।